सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 पेपर में अपियर होने जा रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा, ये वीडियो आप सबों के लिए रामबाण है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, यानी कि जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं और जो भी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उन सभी का आज के इस वीडियो सेशन से आपका रिवीजन हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा, आपके 3 से 4 नंबर तो आपको इस वीडियो सेशन से ही देखने को मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आप सबों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ध्यान में रखना कि प्रत्येक सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे भाई आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी इसी का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है मतलब इसका? आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया होता है। और मेरे मित्र आप सभी इसके बारे में क्या जानते हो? आप कहेंगे कि गुरुजी जब कोई पदार्थ अकेले या फिर किसी अन्य पदार्थ के साथ आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है या एक से अधिक भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझिएगा, मैंने बताया आपको कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, मतलब क्या हुआ सर? केमिकली रिएक्ट होकर के जब एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है तो मेरे मित्र उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आप कहेंगे गुरुजी अभी भी नहीं समझे। मेरे मित्र सिंपल, आप अपने डेली लाइफ में भोजन तो करते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल करते हैं। और मेरे मित्र जो भोजन करते हैं वो क्या होता है? आप कहते हैं हमारे बॉडी में पचता है। आप भोजन में क्या करते हो? आप कहते हो हम रोटी दाल चावल खाते हैं। और मेरे मित्र आपके शरीर में जो भोजन पचता है जिससे आपका शरीर ऊर्जा अवशोषित करता है वो क्या है? आप कहते हैं ग्लूकोज। तो मेरे मित्र डाइजेशन आपका क्या है? आप कहेंगे एक केमिकल प्रोसेस है, या आप कह सकते हो एक केमिकल रिएक्शन है जो कि रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। सिंपली अगर हम एक कोड के हिसाब से संबोधित करना चाहें तो आप सभी ये कह सकते हो कि गुरुजी मान लो कि ए कोई पदार्थ है और बी कोई पदार्थ है, तो संभव है कि अगर ए और बी आपस में जुड़े तो सी नाम का भी कोई प्रोडक्ट बना सकता है, या फिर ए प्लस बी आपस में जुड़े तो सर ये सी प्लस डी नाम का भी कोई प्रोडक्ट बना सकता है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से जुड़ करके क्या करता है? दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। ये तो हुआ इसका सांकेतिक। अब अगर हम रियल में रिएक्शन की बात करें मेरे मित्र, तो आप सभी को मालूम है कि CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो ये किस में टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म कर रहे हैं तो मेरे मित्र क्या देख रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि यहां पे ये जो पदार्थ है वो अकेले ही अभिक्रिया किया? हाँ, अलग बात है कि इसे हमें क्या देना पड़ा? सर टेम्परेचर देना पड़ा। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण आप सभी परिचित हैं इससे। क्या कहते हैं कि गुरुजी जब 6CO2 6H2O के साथ अभिक्रिया करता है, 6CO2 6H2O के साथ अभिक्रिया करता है, किसके उपस्थिति में? सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस 6O2 बनाता है। क्या कहते हो कि सर यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में जुड़ रहे हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं, तब जाके ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। तो हम साधारण शब्दों में आपको यह समझाना चाह रहे हैं चेला जी कि जब कभी भी कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? सर कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनाएगा और इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बस याद रखिएगा यहां पे एक कॉमन सा चीज कि ये जो आप रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं एक्चुअली में सर रासायनिक अभिक्रिया के ये समीकरण को बता रहा है। सर ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये सिंबल टेम्परेचर का है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? एक सांकेतिक चीज है। किसके लिए? सर कैल्शियम कार्बोनेट का यहां पे उष्मा के सहारे क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसके लिए। तो सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी तीर चिन्ह जो यहां पे आप दिखाए हैं, तीर चिन्ह जो दिखाए हैं, तो इसके इस वाले भाग को क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा कि तीर चिन्ह का जो आगे वाला भाग है वो क्या कहलाता है? प्रतिफल, यानी कि इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि तीर चिन्ह के जो इधर भाग हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक, यानी कि इसी को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं।
तो रिएक्टेंट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है और प्रोडक्ट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में बनता है। याद रखिएगा हमेशा कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से हमेशा अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, आप सभी याद रखेंगे, नया पदार्थ होगा। क्या होगा? नया भिन्न गुण वाला पदार्थ, नया भिन्न गुण वाला पदार्थ। किससे? तो आप सभी ये याद रखेंगे, अभिकारक से नया भिन्न गुण वाला पदार्थ। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो कौन से परिवर्तन के वजह से बना है? आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन की वजह से बना है। कौन से परिवर्तन की वजह से? रासायनिक परिवर्तन से। और जहां भी रासायनिक परिवर्तन होगा वहां रासायनिक अभिक्रिया होगी, और जहां रासायनिक अभिक्रिया होगी वहां रासायनिक परिवर्तन होगा। यह बात याद रखना, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में भी पदार्थ का गुण बदल जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में भी पदार्थ का गुण बदल जाएगा। अब साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को हम रिप्रेजेंट किसके सहारे करते हैं? आप कहेंगे सर एक समीकरण के सहारे करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप कहेंगे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को किसके सहारे रिप्रेजेंट किया जाता है? आप कहेंगे केमिकल इक्वेशन के सहारे रिप्रेजेंट किया जाता है, रासायनिक समीकरण के सहारे। रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के इस साइड आप कहेंगे अभिकारक, तीर चिन्ह के उस साइड आप कहेंगे प्रतिफल। समझ में आ गया? आप कहिएगा बिल्कुल। ध्यान देंगे कि कभी कभी क्या आप यहां देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए हम लोग यहां पे उपयुक्त रीजन दिए कि सनलाइट और क्लोरोफिल उपस्थित है। यहां पे टेम्परेचर दिखाया कि कैल्शियम कार्बोनेट टेम्परेचर से डिकम्पोज होगा। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि कभी कभी जो अभिक्रिया की स्थिति होती है, जैसे कि दाब, ताप, उत्प्रेरक, इन सभी को हम लोग कहां रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर तीर चिन्ह के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तीर चिन्ह मान लो ये है, और मेरे मित्र ध्यान देना कि इधर क्या होगा? आप कहेंगे अभिकारक होगा। इधर क्या होगा? अभिकारक, रिएक्टेंट। इधर क्या होगा? आप कहेंगे प्रतिफल। क्या कहेंगे? प्रतिफल। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अभिक्रिया की स्थिति को कहां से कहां दर्शाया जाएगा? आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अभिक्रिया की स्थिति जो है वो ऊपर दर्शाया जाएगा। अभिक्रिया की स्थिति ऊपर दर्शाया जाएगा, और वो क्या हो सकता है? दाब हो सकता है, ताप हो सकता है, उत्प्रेरक हो सकता है। तो सवाल पूछा गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की स्थिति दाब, ताप और उत्प्रेरक को निम्नलिखित में से कहां दर्शाया जाता है? तो आपके ऑप्शन में था तीर चिन्ह के ऊपर। तो क्या कहिएगा? गुरुजी बिल्कुल तीर चिन्ह के ऊपर। याद रखेंगे ये भी बात कि अगर हमारा रासायनिक अभिक्रिया में कोई प्रोडक्ट सर ठोस रूप में बन रहा है, तो उसके लिए हम लोग S यूज करते हैं। अगर द्रव रूप में है तो L यूज करते हैं। गैस रूप में है, किस में है? गैस में है, तो उसके लिए हम लोग सर G यूज करते हैं, या गैस के लिए सिंबल एरो का भी निशान लगाते हैं। अगर अवक्षेप बन रहा है तो मेरे मित्र हम लोग तीर का चिन्ह नीचे देते हैं। ध्यान देंगे। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारा कोई पदार्थ जलीय विलयन है तो उसके लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? AQ रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी पदार्थ अगर हमारा ठोस अवस्था में है तो उसके लिए S, द्रव अवस्था में है तो उसके लिए L, गैस अवस्था में है तो G, या ऊपर वाला तीर चिन्ह ऊपर की ओर दर्शा दिए। सर अवक्षेप बन रहा है तो नीचे की ओर, जलीय विलयन है तो AQ यानी कि एक्वस सॉल्यूशन लगाते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान रखेंगे ये भी, कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन होगा, तो वहां पे आपको कुछ लक्षण देखने को मिलेगा, और इससे संबंधित भी सवाल देखने को मिलते हैं। केमिकल रिएक्शन के निम्न में से कौन से लक्षण है, सिम्टम्स हैं? तो अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन होगा तो यह संभव है कि वहां पे ताप में परिवर्तन देखने को मिलेगा, रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, हो सकता है अवक्षेप का निर्माण होगा। तो आप सभी ये याद रखेंगे कि अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हो सकता है कि वहां पे ताप में परिवर्तन देखने को मिले, साथ में मेरे मित्र रंग में परिवर्तन देखने को मिले, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिले, और गैस का उत्सर्जन हो, साथ ही अवक्षेप का निर्माण हो। ये क्या है? आप कहेंगे गुरुजी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। क्या है? लक्षण है। अब सवाल यह है कि सर रासायनिक अभिक्रिया से तो हम इंट्रोड्यूस हो गए, लेकिन हमारे एग्जाम में ऐसे ऐसे केमिकल रिएक्शन आ जाते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। मेरे मित्र आज जो आप हमारे साथ एनसीईआरटी के रिएक्शन को देखेंगे, इसको आप सर कंठाग्र कर लीजिएगा, और आपके एग्जाम में हो सकता है तो यह भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
क्योंकि मेरे मित्र एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी के कट कॉपी पेस्ट हैं, तो क्यों ना हम एनसीईआरटी के बातों को ही रगड़ दें, तो क्या होगा मेरे मित्र, डबल फायदा होगा। कंसेप्ट के साथ साथ जो क्वेश्चन लर्नने की आपकी चांसेस है वो भी बढ़ जाएगी। अब ध्यान रखेंगे कि अगर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करेंगे, तो ये मेरे मित्र आपका टोटल 9 प्रकार का होगा। आप कहेंगे गुरुजी इतना प्रकार याद हो पाएगा? मेरे मित्र आसानी से याद हो जाएगा, बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसी को हम क्या कहेंगे, याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब रिएक्शन आप लगा लीजिएगा, ऊष्माक्षेपी को क्या कहेंगे, आप कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी को एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। और वियोजन को आप कहेंगे गुरुजी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। विस्थापन को क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और मेरे मित्र द्विविस्थापन अभिक्रिया को आप सभी कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो सर इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया ही कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं। उदासीन अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। आप कहेंगे गुरुजी ये तो ठीक है, 9 केमिकल रिएक्शन आपने बता दिया, ये हमारे माइंड में कैसे घुसेगा? मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगर हम संयोजन अभिक्रिया की बात करेंगे तो सिंपली इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन मतलब 2 पदार्थ आपस में जुट रहे होंगे, और जब 2 जुटेगा तो आप कहिएगा 1 होगा। हम लोग याद रखते हैं ना, जो मतलब गाना वाना है, 2 जिस्म 1 जान, तो यहां पे मेरे मित्र 2 रिएक्टेंट मिलकर के 1 जान बनाएगा, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, सिंगल प्रतिफल बनेगा। तो सरल शब्दों में याद रखना है, वैसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 पदार्थ आपस में जुटकर एकल प्रतिफल का निर्माण करे, क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। और मेरे भाई यहां देख लो आप कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, याद रखना, इसको कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, कली चूना कहते हैं। साथ में क्या कहते हैं सर, अनबुझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, अनबुझा चूना कहते हैं। और मेरे मित्र जब ये वाटर के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या कहते हैं कि गुरुजी यहां पे CaOH2 बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं, और इसको मेरे मित्र क्या कहते हैं हम लोग, आप सभी कहेंगे गुरुजी बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो क्या देख रहे हो कि कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O के साथ अभिक्रिया कर रही है तो ये क्या फॉर्म कर रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आप कहेंगे बुझा हुआ चूना, कहिएगा रिएक्शन समझ गए, बिल्कुल। लेकिन सवाल पूछ देगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रवाहित करने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन का रंग दूधिया हो जाता है। आप कहिएगा गुरुजी तो पढ़े नहीं किए। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग, अभी दिवाली चल रहा है, दिवाली अभी मतलब खत्म हुआ है, सभी ने घर में पुताई करा होगा, मार्केट से चूना ले आओ, तो चूना जो ले आते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको नादी में पानी डाल के क्या करते हैं, घोलने के लिए छोड़ देते हैं। मेरे मित्र जब आप पानी डालते हो तो फुदफुदाता है, आप छुओगे तो गर्मो लगेगा, कहिएगा गुरुजी उस्मो रिलीज हो रहा है, बिल्कुल। तो ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग चूना में पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेकर हम दीवार पे पुचारा कर रहे होते हैं। मेरे मित्र जब हम दीवार पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पुचारा कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पुचारा कर देते हैं, तो हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे मित्र, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एकदम परेशान कर देता है, एकदम परेशान कर देता है कि नहीं हमारे साथ तुम रिएक्ट हो तो हो, मतलब रिएक्ट हो के ही रहो। अब क्या करता है चला कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करता है, यानी कि आप कह सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और मेरे मित्र साथ में H2O भी रिलीज होता है जो कि वाटर वेपर के रूप में आपके वायुमंडल में चला जाता है। और आपकी दीवारें कहती है सर, दीवारें बोल उठेगी, दीवार में सर एकदम से झक्कास सफेदी आ जाता है। किसके निर्माण के वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के वजह से। तो सवाल पूछा जाएगा
कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे होने पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है? आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। दीवालों में सफेदी का चमक का कारण कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। कौन सा गैस कारक है? आप कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस कारक है। ध्यान देंगे कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के CO2 बना रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये बिल्कुल क्या है? आप कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। और मेरे मित्र कार्बन किस में मौजूद होता है? कोयला में। तो आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कोयला दहन के लिए रासायनिक अभिक्रिया है। आप कहेंगे C+O2 इक्वल टू CO2। नेक्स्ट सर H2 प्लस O2 रिएक्ट होकर के H2O बना रहा है, क्या है? सिंगल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। तो संयोजन अभिक्रिया जब भी होगी सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। अगला रिएक्शन देख लो, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी मतलब ध्यान में रखेंगे ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन। और मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के साथ डिजोल्व करते हो तो CaOH होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में आपका ऊष्मा रिलीज होगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा हो, हम लोग क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन हो, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। मेरे मित्र मीथेन जब वायु की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिलीज होता है। साथ ही मेरे मित्र ऊर्जा जो है वो ऊष्मा ऊर्जा होता है। तो हम यह कहते हैं कि गुरुजी जो मीथेन है उसका दहन उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का एक दूसरे के साथ डिसॉल्व होना उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। हमारे बॉडी में हो रही सर श्वसन की प्रक्रिया, आप कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इससे ऊष्मा रिलीज हो रही है। बस एक चीज और ध्यान में रख लेना, आपके एग्जाम के लिए रामबाण है चला, नोट करके कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? आप कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि कोई भी रिएक्शन उष्माक्षेपी है, इस चीज को आप कैसे पहचानेंगे? तो उष्माक्षेपी अगर अभिक्रिया होगी तो याद रखिएगा कि इसके प्रतिफल के साथ क्या लगा होगा? आप ध्यान में रखेंगे प्रतिफल के साथ ऊर्जा या फिर ऊष्मा लगा हुआ होगा। तो आप समझ जाना कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? उष्माक्षेपी है। उष्मा शोषी, आप कहेंगे सर इसमें ऊष्मा का शोषण होगा, यानी कि बगैर ऊष्मा के ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता है, ऊष्मा का शोषण होगा। कैसे? तो कैल्शियम कार्बोनेट को चला अभी जस्ट देखो कि गर्म करेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। हालांकि ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कैसे है आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे मित्र क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़ेगा, यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा चाहिए। तो आप सभी याद रखेंगे वैसी केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है क्या कहते हैं? सर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें क्या होगा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अभिकारक के साथ अगर ऊष्मा लगा हुआ रहे तो आप समझ जाएंगे कि सर ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगला रिएक्शन देखिए, अगला है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में क्या देखे चला? संयोजन में देखे कि दो पदार्थ आपस में जुट करके एकल प्रतिफल बना रहा था। वियोजन में उसका जस्ट उल्टा होगा, कोई एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ का या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करेगा। आप अगर गौर फरमाएंगे मेरे मित्र तो FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट को जब हीट दिया जाता है तब मेरे मित्र ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 में टूट जाता है। तो आप क्या देख रहे हो कि गुरुजी ये FeSO4 जो है वो हीट देने से Fe2O3 और SO2 और SO3 में टूट गया। अब PbNO3 लेड नाइट्रेट को अगर गर्म किया जा रहा है तो लेड ऑक्साइड सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। मेरे मित्र H2O को जब करंट दिया जा रहा है तो H2 और O2 में टूट जा रहा है। AgCl को जब सनलाइट में रखा जा रहा है तो 2Ag+Cl में टूट जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक जगह पे आपका सिंगल रिएक्टेंट है। ध्यान देना, यहां पे कंपोजिशन रिएक्शन में क्या था? आप कहेंगे मतलब
डबल हमारा डबल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, यहां पे क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी सिंगल प्रोडक्ट देख रहे हैं, एक से ज्यादा, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट देख रहे हैं और एक से ज्यादा प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा अणु टूटकर छोटे छोटे अणु का निर्माण करे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा अणु टूटकर छोटे छोटे अणु का निर्माण करे, आप कहेंगे वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। इसी को डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो हम समझ लिए, बिल्कुल समझ लिए, बिल्कुल, लेकिन ध्यान देंगे कि ये वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका तापन, मतलब ध्यान रखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आपको आपका तापीय अपघटन मिलता है, उसके बाद मेरे मित्र क्या मिलता है? वैद्युत अपघटन, और मेरे मित्र फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन यानी कि प्रकाशीय अपघटन, ये ध्यान में रखेंगे। ध्यान देंगे कि तापन अपघटन या तापीय अपघटन कहते हैं। मैं यहां पे आप सभी कंफ्यूज करेंगे, मुझे मालूम है। आप यहां पे पहले लिख लो कि इसी को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये चीज क्लियर? कितने प्रकार के? 3। कौन कौन सा? तापीय अपघटन, फिर वैद्युत अपघटन, फिर आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाशीय अपघटन। सर ये क्या मामला है? मेरे मित्र, अगर अपघटन ताप देने से हो रही है तो तापीय अपघटन कहलाएगा। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि FeSO4 को हीट दिया जा रहा है, PbNO3 को हीट दिया जा रहा है, तो दोनों क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी दोनों तापीय अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण होंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अगर अपघटन की प्रक्रिया इलेक्ट्रिसिटी के सहारे हो रही है, सर यहां देखेंगे H2O से जब करंट प्रवाहित किया जा रहा है तब ये H2 और O2 में टूट रहा है, तो ये करंट से अपघटन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग विद्युत अपघटन कहेंगे। अब ध्यान देना कि AgCl2 और मेरे मित्र AgCl2 कह रहे हैं, 2AgCl और 2AgBr सनलाइट की उपस्थिति में क्या हो जा रहा है गुरुजी? सिल्वर और क्लोरीन और सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जा रहा है। तो यहां पे अपघटन सूर्य प्रकाश से हो रही है, तो इसको हम लोग फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। तो मेरे मित्र, अपघटन की अभिक्रिया जिससे हो आप कहेंगे सर वही प्रकार का अपघटन होगा। मतलब साफ है कि अगर अपघटन ताप से हो रहा है तो तापीय अपघटन कहलाएगा, अपघटन विद्युत से हो रहा है वैद्युत अपघटन कहलाएगा, अपघटन सूर्य प्रकाश से हो रहा है आप कहेंगे प्रकाशीय अपघटन कहलाएगा। याद रखिएगा कि ये जो आपका 2AgCl और 2AgBr का सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में टूटना है, ब्रेकडाउन है, इसका उपयोग कहां पे किया जाता है सर? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सर इसका उपयोग किया जाता है, यह ध्यान में रखिएगा। मेरे भाई आप देख रहे हैं कि अपघटन होने के लिए आपको किसी न किसी रूप में ऊर्जा देनी पड़ रही है, या तो आप ताप के रूप में दो, या करंट के रूप में दो, या सनलाइट के रूप में दो। आप कहेंगे बिल्कुल, और मैंने आपको क्या बताया कि गुरुजी जहां पे भी ऊर्जा की खेल होगी आप कहेंगे ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी से रिलेट करके देखेंगे। चूंकि अब यहां पे बॉन्ड को तोड़कर छोटे छोटे पदार्थ बनाने के लिए हर वक्त ऊष्मा की जरूरत होगी, तो हर वक्त जो आपका वियोजन अभिक्रिया है वो ऊर्जा के साये में होगा। किसके साये में? ऊर्जा के साये में होगा। और क्या कहोगे चला कि गुरुजी जो वियोजन अभिक्रिया है इसकी प्रकृति ऊष्माशोषी होती है, और आपके एग्जाम में यहां से सवाल पूछे जाते हैं। चला हैशटैग करके लिख लीजिएगा क्या कि वियोजन की प्रकृति क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी होता है। क्या होता है? ऊष्माशोषी होता है। अब मेरे भाई आप कहेंगे गुरुजी अब तो ये हमारा क्लियर हो गया। बिल्कुल आपका ये पूरा क्लियर हो गया, लेकिन इस रिएक्शन से भी सवाल पूछे जाएंगे। ध्यान देंगे कि यहां पे फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड बना रहा है
और ये SO2 और SO3 से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जब फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रमुख गैस का निर्माण होता है। तो SO2 को क्या पढ़ते हैं हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। और SO3 को क्या पढ़ते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो याद रखना ये बात याद रखना। अब सवाल आपसे पूछा जाता है कि जब लेड नाइट्रेट को तीव्रता से गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का किस रंग का फ्यूम देखने को मिलता है, धुआं देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, लेड नाइट्रेट यहां सरो गर्म कर रहे हैं और लेड ऑक्साइड बन रहा है और साथ में 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। और मेरे मित्र ये याद रखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, तो सर ब्राउन रंग का फ्यूम है, यानी कि आप कह सकते हो भूरे रंग का धुआं है। ये क्या है, भूरे रंग का धुआं है। तो अगर कभी आपके एग्जाम में यह सवाल पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत भूरे रंग का फ्यूम्स मिलेगा, आप कहेंगे लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन के दौरान। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगला विस्थापन अभिक्रिया। आप सभी को मैंने कई बार रिएक्टिविटी सीरीज बताया है। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी, हाय फिर भी क्यों मिली गोल्ड प्लेटेड ओढ़ी। क्या कहते हो कि गुरुजी रासायनिक अभिक्रिया में जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, हटा देता है। जैसे आप ही के समाज में अगर कोई ताकतवर लोग होता है और कोई कमजोर लोग उससे क्या करता है, पंगा लेने की कोशिश करता है, तो ताकतवर वाला क्या करता है, सर उसको तुरंत अपने रास्ते से हटा देता है। तो ध्यान में रखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें सेम चीज होता है, पावर का इस्तेमाल। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा रासायनिक दृष्टिकोण से जो ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे वो अपने से कम अभिक्रियाशील को उसके यौगिक से हटा देंगे। जैसे सर FeCuSO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है और ध्यान देंगे कि चूंकि लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, इसीलिए लोहा ने क्या करा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को लात मार दिया और मेरे मित्र खुद जुड़ करके फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर बेचारा अलग सा बेजान पड़ा रह गया। नेक्स्ट PbCuCl2 जब अभिक्रिया करती है तो PbCl2 बना और कॉपर अलग हो गया। मतलब साफ है कि कॉपर से फेरस भी अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर से सीसा भी अधिक अभिक्रियाशील है। अब चला अगर Zn प्लस CuSO4 की बात करें तो ध्यान देना कि ये आपका ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा। और अब आप कहेंगे कि गुरुजी कॉपर से जिंक भी क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो मेरे ख्याल से इस रिएक्शन को आप समझ पाए होंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप कहेंगे गुरुजी इसमें तो मजा ही मजा है, आयनों का विनिमय वाला रिएक्शन है ये। आयनों का विनिमय आप सभी समझ जाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, अवक्षेप का निर्माण होगा और द्विविस्थापन अभिक्रिया को इसी को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखेंगे, इसी को अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। और अवक्षेपन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप ठोस जैसा कोई पदार्थ विलयन में मिलता है उसको अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन जब भी होगा अवक्षेप का निर्माण होगा, इसीलिए इसी को अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये ध्यान में रख लियो। अब आप कहेंगे गुरुजी अभिक्रिया कैसे हो रही है, तो देखो मैंने आपको कई बार बताया है कि कोई भी रासायनिक फॉर्मूला होगा उसका पहला पार्ट पॉजिटिव दूसरा पार्ट निगेटिव। तो पहला पार्ट पॉजिटिव दूसरा पार्ट निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव वाला किसके साथ, आप कहेंगे निगेटिव वाले के साथ जाएगा, क्या बना लिया, NaCl। अब ये पॉजिटिव वाला किसके साथ, सर SO4 के साथ, क्या बना लिया, BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक इसी तरीके से जब PbNO3 लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ होती है तो मेरे मित्र PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। अब वही अभिक्रिया कॉपर सल्फेट और H2S के साथ हो रही है तो कॉपर सल्फाइड और H2SO4 बन रहा है। सर NaCl और AgNO3 जब अभिक्रिया कर रही है तो AgCl और NaNO3 बन रहा है। इन सभी में आप क्या पाएंगे, सर आयनों का विनिमय हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब सवाल यह है कि गुरुजी आपने तो बोला कि इसमें अवक्षेप का भी फॉर्मेशन होता है, तो अवक्षेप कौन बन रहा है? मेरे मित्र याद रखिएगा कि जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जो ये तीर चिन्ह में नीचे लगा रहा हूं, ये सब क्या है? आप कहेंगे अवक्षेप। और अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप की उपस्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस सिंबल का उपयोग किया जाता है, आप कहेंगे नीचल का तीर का जो सिंबल होगा वही अपक्षेप को बताएगा। तो मेरे मित्र एक क्वेश्चन आपका यहां सही हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कि ये अवक्षेप आप समझ लिए, बहुत आसान है। अब इसी में पूछ देगा कि किसमें काला अवक्षेप बनेगा, किसमें पीला बनेगा और किसमें सफेद बनेगा, यह तीन को पूछा जाता है। तो याद रखना कि BaSO4 का जो अवक्षेप होगा वो सफेद दही जैसा होगा। कैसा होगा? सफेद दही जैसा अवक्षेप, सफेद दही जैसा अवक्षेप। और मेरे भाई PbI2 का जो अवक्षेप होगा वो कैसा होगा? पीला अवक्षेप होगा। कैसा? पीला अवक्षेप। और कॉपर सल्फाइड आप सभी याद रखना काला अवक्षेप होगा। क्या होगा? काला अवक्षेप। तो ये भी ध्यान में रखियो, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगला रिएक्शन देख लो। अगला है रेडॉक्स। कई बार मैंने बताया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाल फिलहाल में ही बताया। क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा? साथ साथ होगा। और आप सभी कहेंगे कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा हो, सर उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन का हिंदी ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। और रिडक्शन का हिंदी अवकरण होता है। इसी को शुद्ध भाषा में हम लोग और शुद्ध में क्या कहते हैं? उपचयन, उपचयन। इसको क्या कहते हैं? अपचयन। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब यहां पे कंसेप्ट क्या है तो याद रखिएगा आप सभी कि जहां भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, जहां भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी तो ऑक्सीजन जुटेगा जबकि हाइड्रोजन हटेगा। तो मेरे मित्र ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीजन में वृद्धि, हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन में कमी। और मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि अगर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा। तो रिडक्शन के केस में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी एक ट्रिक याद रख लेना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। सर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी चलता है, तो किस स्थिति में कहेंगे गुरुजी ऑक्सीडेशन? तो लिओ, लिओ याद रखना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन के केस में क्या होगा? आप कहेंगे जो पदार्थ होंगे उससे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। जीओ, जीओ सॉरी जीओ कह रहे, लियो और गर, लियो और गर। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? आप कहेंगे रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब अगर हम अभिक्रिया की बात करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी यहां अभिक्रिया है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच हो रहा है और हम देख रहे हैं कि उत्पाद के रूप में कॉपर और H2O बना। यहां पे कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है? आप कहेंगे ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? आप सभी कहेंगे गुरुजी इसका तो अपचयन हो गया, यानी कि रिडक्शन हो गया। अब ये ऑक्सीजन किसमें जुटा? हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन क्या बना लिया? H2O। तो इसका क्या हो गया? आप सभी कहेंगे ऑक्सीकरण। तो मेरे मित्र कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हुआ? आप सभी कहेंगे अपचयन हो गया, जबकि हाइड्रोजन का H2O में ऑक्सीकरण हो गया। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहां पे जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। मेरे मित्र कमेंट करके बताओ कि इसमें क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है और कार्बन का क्या हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आप समझे या नहीं समझे। MnO2 और HCl अभिक्रिया करके MnCl2 2H2O और Cl2 बना रहा है। मेरे भाई ध्यान देना कि मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है। तो आप कहेंगे गुरुजी इसका ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। और HCl में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है तो आप कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो, आप कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अब लास्ट के दो रिएक्शन है मेरे मित्र, उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद रखिएगा कि जब एसिड और बेस
जब एसिड और बेस अभिक्रिया करके आपका सॉल्ट और वाटर का निर्माण करे, यानी कि लवण और जल का निर्माण करे, तो अभिक्रिया उदासीनीकरण होती है। जैसे HCl अम्ल है और NaOH क्या है, आप कहेंगे सर क्षार यानी कि भस्म, अभिक्रिया करके साधारण नमक और वाटर बना रहा है, तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। अब स्पेशल हिंट के तौर पे ये याद रखेंगे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इसकी प्रकृति दो टाइप की होती है। पहला तो संयोजन वाली होती है, दूसरा इसका वियोजन वाली होती है। अब ध्यान देंगे कि संयोजन वाली प्रकृति कैसे देखने को मिलती है। तो जब आप हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को किसी अंधेरे रूम में रखोगे तो यह आपस में अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को आप सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हो, सनलाइट की उपस्थिति में रख देते हो, तो यह आपस में जुट करके 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में मतलब हम ये कह सकते हैं कि संयोजन और वियोजन दोनों होगा। संयोजन के केस में संभव है कि सनलाइट की उपस्थिति के चलते दो पदार्थ आपस में जुट जाए, क्या हो, दो पदार्थ आपस में जुट जाए। वियोजन तो आपने देखा है कि सर AgCl और सर जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सनलाइट की उपस्थिति में क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो मेरे भाई, अगर आपको रिएक्शन से संबंधित ये यहां तक की कंसेप्ट मालूम है और आपके पास ये पूरा रिएक्शन आपके माइंड में चल रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि केमिकल रिएक्शन का कोई भी सवाल आपको आपके एग्जाम में फंसा लेगा। और मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।